हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो बनाकर दी थी वैश्वीकरण की फर्स्ट चैप्टर की, तो वो मेरे को लगा काफ़ी अच्छा इम्प्रूव रहा उस वीडियो का। तो उसको देखते हुए मैं दूसरी वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ। तो आज जो है हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें, और ऐसा हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लगभग बड़ी सी हो जाए, क्योंकि मुझे फ़िलहाल तो पता नहीं है कितनी बड़ी हो जाए, कितने में टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। पर इतना पक्का है कि अगर आप वीडियो देखते हैं पूरी और ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, और 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का हमारा बनेगा ही बनेगा इसमें से। और ज़्यादा चैप्टर इसमें है नहीं, जल्दी ही मैं आपको सारे चैप्टर करवा दूंगा। तो इसमें से देखिए दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पारराष्ट्रीय निगम और वैश्वीकरण प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं हम। पारराष्ट्रीय जो निगम है, ये दरअसल कंपनियों को कहा जाता है कि कंपनी या फिर कोई बड़ा सा उद्योग लगा दिया मैंने। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पारराष्ट्रीय निगम कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई जैसे कि, तो उन चीज़ों को हम पारराष्ट्रीय निगम कहते हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण से आप भली भांति आप जानते हो कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, वैसे वैश्वीकरण की शॉर्ट फॉर्म ये है कि एक देश से दूसरे देश का खुला निर्यात आयात, जो भी है खुला आयात निर्यात जो है ना, वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि उन देशों के बीच की जो बाधाएं हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं, और उनमें जो टैक्स लगता है कर, उसको बहुत निम्न कर दिया जाता है, बहुत कम टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो उसे खुला व्यापार भी कहते हैं, या फिर मुक्त मुक्त व्यापार भी कहा जाता है वैश्वीकरण की क्रिया को। ठीक है, प्रक्रिया को। तो देखिए, पारराष्ट्रीय कंपनियों को कभी कभी ऐसी कंपनियों के रूप में सूचित किया जाता है जो एक ही समय में एक से अधिक देशों में अपना कार्य करते हैं। जैसे कि मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, अब मैं यहाँ से काफ़ी जगह अपना कार्य हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से तो पारराष्ट्रीय निगम जो है, वैसे तो उद्योग कहा जाता है, उद्योग को या कंपनियों को। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, जिनका उत्पादन, प्रबंधन तथा सेवा उपलब्ध एक से अधिक देश में होता है। ठीक है, ऐसी कंपनी का मुख्यालय जो है वो किसी एक देश में स्थित होता है। वे मुख्यालय यानी कि हेड जो है उनका किसी एक देश के अंदर होता है, और बाकी जगह जगह उनकी शाखाएं फैली होती हैं। ठीक है, तथा वे वहाँ से एक दूसरे से तथा वे वहीं से एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे मुख्यालय मेरा दिल्ली में है और मैं ऑल इंडिया में अपना माल सप्लाई कर रहा हूँ, मेरी शाखाएं जगह जगह फैली हुई हैं। ठीक है, तो मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, पर मैं रहता कहाँ हूँ, दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरह ही मतलब पारराष्ट्रीय निगम है, और इनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। ठीक है, और इनको पारराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। ठीक है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी एक बाजार की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लेती हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारी, और इनको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में टीएनसी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब एक जगह हमने कोई अपना उद्योग लगाया, उसका हमने पूर्ण उपयोग कर लिया। ठीक है, तो उसी तरह हम अपना विकास करते रहते हैं और धीमे धीमे अपनी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे विदेशी निवेश को अधिक लागत, दक्ष तथा स्थानीय बाजार की संभावना का बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाना चाहते हैं, ये सीधे तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, और उससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त हो सके, और वर्तमान में जो है इनकी आर्थिक गतिविधियों के विश्वव्यापी प्रसार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक जो हैं, इनके महत्वपूर्ण कारकों में जो है ये राष्ट्रीय निगम भी आता है हमारा, पारराष्ट्रीय निगम, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं इंग्लिश में टीएनसी। ठीक है, तो आप टीएनसी भी लिखते हैं तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही हैं। ठीक है, तो टीएनसी जो है वो विश्व के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक इकाइयाँ बन गई हैं। यानी कि इन चीज़ों ने, पारराष्ट्रीय निगम, कंपनियाँ, उद्योग जो भी कह सकते हैं हम, तो इन लोगों ने जो है अपने काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली है आर्थिक मामलों में, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाया जा सकता है। या फिर हम बिजनेस को भी ले सकते हैं, लाइक बिजनेस। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से है। पारराष्ट्रीय निगम का विश्व के सभी तकनीकों तथा उत्पादन के 90% भाग पर कब्जा है। और अगर हम यह विश्व व्यापार कोष पर देखें, तो विश्व व्यापार कोष में 70 भाग में, कम से कम इसका 70% भाग में इसका कब्जा है। यानी कि इतना पैसा इससे कमाया जा रहा है, और उतने उतने जिसमें 70% भी कम नहीं है विश्व में कोई। जब से वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है, तब से विश्व भर में पारराष्ट्रीय निगम यानी कि टीएनसी, ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया है पीछे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुराष्ट्रीय, पारराष्ट्रीय, ट्रांसनेशनल, ठीक है, और जो भी दे तो आपको इन तीनों का, चारों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होएगा, क्वेश्चन घुमा देता है बस। ठीक है,
की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी कि पारराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनके उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है संख्या में, इनकी फैक्ट्रियां उद्योग जो भी हैं वो बढ़ते गए हैं। ठीक है, विश्वव्यापी पहुंच के बावजूद इन क्षेत्र के गृह क्षेत्र मुख्यतः जो है हमें उत्तरी औद्योगिक देश में है। ठीक है, जहाँ जो है विश्व के 90% से अधिक टीएनसी स्थित हैं। कितने? 90% से अधिक, यानी आधे से ज़्यादा भी कह सकते हैं हम, 90 भी याद नहीं है आपको, तो ये भी लिख सकते हैं आप कि आधे से ज़्यादा जो है उत्तरी देशों की तरफ है। ठीक है, तो इनमें से जो है ना आधे से अधिक जो है लगभग 5 देश में ही है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो कौन कौन से में है? वो तो है हमारा, एक तो फ्रांस होगा, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड, जापान और अमेरिका। इन 5 से सबसे ज़्यादा टीएनसी शामिल हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो इन देशों के अंदर हैं पाई जाती हैं। ठीक है, और ऊर्जा के संदर्भ में भी विश्व के अधिकांश तेल, अभी टीएनसी कंपनियां होती तो हैं पर ये कंपनियां किस चीज़ की होती हैं, वो क्या काम करती हैं? तो देखिए ये जो है ये कंपनी किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कि तेल उद्योग हो गया, तेल का, गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन का उत्पादन हो गया, शुद्धिकरण हो गया, और इन सब चीज़ों का वो वितरण करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये विश्व के तेल, कोयला, गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण से भी संबंधित है। इन सब से भी यानी कि ये संबंधित है परमाणु ऊर्जा के। ठीक है, तो यानी कि कुछ भी हो सकती है कंपनी, यानी है कि हम जितना हमने सोचा है उतनी ही हो, उससे आगे भी हो सकती है। ये विश्व के खनिजों में खनन के अधिकांश भाग से संबंधित है। ठीक है, यह जो है विश्व के अधिकांश ऑटोमोबाइल, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, हवाई जहाज, संचार उपग्रह तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी कि अब हम चकला बेलन तक भी लेते हैं ना रोटी का, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री से बन कर आया होगा, कहीं ना कहीं उद्योग से बन कर आया होगा। तो इसमें हमारा चकला बेलन तक भी आ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई फैक्ट्री तो होगी जो बेलन का भी बनाती होगी। फैक्ट्रियों में हर काम हाथ से तो होता होगा, पर कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में भी वो काम होता होगा। ठीक है, तो इसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी ले सकते हैं, मोबाइल वगैरह, तो इन सब चीज़ों को भी हम ले सकते हैं। रसायन हो गया, और दवा खाने हो गए, दवा वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, अल्कोहल वगैरह, इन सब चीज़ों को भी हम ठीक है ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बिक्री से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पारराष्ट्रीय निगम है, जिसको हम कहते हैं पारराष्ट्रीय निगम। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इनको कहा जाता है, और यह लकड़ी उत्पादन तथा निर्मित कागज़ के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। यानी कि ये लकड़ी उत्पादन भी कर सकता है, यानी कि खेती बाड़ी भी आ गई देखो इसमें। ठीक है, और जिससे कागज़ बनाना, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। विश्व के प्रमुख फसलों का भी उत्पादन करते हैं। देखिए इसमें फसल भी आ गई, यानी कि ये भी एक बिजनेस है जो कंपनियां बड़ी बड़ी रहती हैं, मशीनों के द्वारा उद्योग करती हैं, खेती वगैरह करती हैं, तो उनको भी इसके अंदर जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और इसमें एक सेकंड पॉइंट है, पारराष्ट्रीय कंपनियां तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी प्रवाह। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, पारराष्ट्रीय निगम में से हम पढ़ चुके हैं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो हम एफडीआई को कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि मैंने एफडीआई करवा रखी है, तो एफडीआई क्या होती है कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका हमें कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है अपने पैसे को निवेश करने आने की। ठीक है, उसको हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है, तो विदेशी निवेश, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफडीआई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दे दिया है। विदेशी निवेश के माध्यम से पारराष्ट्रीय निगम एक से अधिक देशों में उत्पादन सुविधाओं पर स्वामित्व और नियंत्रण रखती है। यानी कि जो एफडीआई के माध्यम से टीएनसी जो है ना, वो भी एक से अधिक देशों में अपना दबाव रख सकता है। स्वामित्व होता है ना कि अपना खुद का कब्जा टाइप में कुछ। ठीक है, और अपनी पारंपरिक परिभाषा के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, का एक देश की एक कंपनी का दूसरे देश में भौतिक निवेश के माध्यम से कारखानों का निर्माण, इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि कारखानों का निर्माण तथा इसके माध्यम से उत्पादन, यानी इसके तरीके से उत्पादन, जैसे कि कारखाने का खानों का खान किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोयला की भी, हीरे की भी, किसी भी चीज़ की हो सकती है तथा। ठीक है, और तथा भूमि पर विदेशी स्वामित्व प्राप्त करने वाले कदमों से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया विदेशी स्वामित्व, यानी कि भूमि पर, यानी कि ज़मीन पर विदेशी लोग जो अपने यहाँ का फैक्ट्रियाँ वगैरह बना लेते हैं, वो उसको ख़रीद लेते हैं ज़मीन को, उसके ऊपर अपना उद्योग फैक्ट्री बिजनेस शुरू करते हैं, उस टाइप से। ठीक है, तो कोई भी निवेश जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जा सकता है।
अब जैसे कि बाहर देश से कोई कंपनी आती है, इंडिया में निवेश करती है, तो वो भी एक तरह से एफडीआई ही मानी जाएगी, ठीक है। वो अगर इंडिया में आकर ज़मीन लेती है और उससे फ़ायदा दोनों देश को मिलता है, बाहर वाले देश को भी और हमारे देश को भी। इसलिए हमारा देश ही मना नहीं करता और ना ही बाहर का देश कोई मना करता है अगर हम बाहर जाते हैं तो, ठीक है। इसके लिए अभिभावक और दोनों का अपने एक विदेशी अनुषंगी को कम से कम इसमें जो है 10% साधारण शेयर प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें जो है ये पॉइंट थोड़ा नोट करने वाला है कि कितना % साधारण शेयर करना आवश्यक है, ठीक है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शॉर्ट फॉर्म हम एफडीआई कहते हैं, ठीक है, क्रियाकलापों के द्वारा विभिन्न अर्थव्यवस्था तथा प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उस देश में जहां निवेश किया गया है, तो एफडीआई का अगर लाभ हानि पूछी जाए तो भी लिख सकते हैं आप, अगर नहीं भी पूछी जाए तब भी मेरे हिसाब से लिख के आइए, इससे सीट ज़्यादा भरेंगी और ज़्यादा नंबर मिलने की आशा रहेगी, ठीक है। तो उसका लाभ क्या है, देखिए उस देश में जहाँ पे निवेश किया गया है, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले बिल्कुल अभी, तो जैसे मान लो भारत में कोई निवेश करता है तो उसको तो फ़ायदा होएगा ही और दूसरे देश को भी फ़ायदा होएगा। आप सोच रहे हो कैसे फ़ायदा होएगा, तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है, उसी चीज़ को। तो उसमें आर्थिक विकास में मदद मिलती है, कैसे, मान लीजिए एक फैक्ट्री लगाई गई है हमारे देश में काफ़ी बड़ा, मैं एक एग्जांपल मेट्रो का देना चाहूँगा आपको, जैसे कि बाहर देश से किसी ने हमारे यहाँ मेट्रो लगाई, ठीक है, वैसे देता हूँ मैं एग्जांपल, और मेट्रो से कितना लोगों को हमें रोज़गार मिला, एक हमारा टाइम बहुत बचा, काफ़ी जनों को उसमें टोकन बॉय में रोज़गार मिला, काफ़ी को सफाई कर्मचारी में, एसी इंजीनियर रिपेयरिंग में, काफ़ी चीज़ों में मतलब उसमें रोज़गार मिला, कहीं ना कहीं मेट्रो ने हमें काफ़ी लाखों जॉब दे दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ के जो बंदे थे वो भी थोड़े सेटल हो गए, कहीं ना कहीं तो उन्हें जॉब भी मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश में भी तो आर्थिक उसमें मदद करा आर्थिक विकास में, ठीक है। पर इसमें एक बात है कि यह जो है ना मुख्यतः विकासशील देशों पर लागू होता है, विकासशील देश जो हो गए बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे, ठीक है। तो विकासशील देशों पर ज़्यादातर मुख्यतः लागू होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग बाग सोचते हैं कि विकासशील देश पहले से ही है तो उसके ऊपर पैसा लगाने का अच्छा फ़ायदा होएगा, उससे वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि विकसित देश में करें, हमारा देश से विकसित है, ठीक है। तो विकासशील देश है, क्यों विकास अपना कर रहा है, और विकसित वो हैं जो विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका विकसित देश है, विकासशील नहीं है, ठीक है, वो विकसित हो चुका है, ठीक है। विकासशील देशों पर लागू होता है। और यह भी देखा गया है कि एफडीआई ने आर्थिक संकट का सामना करने तथा उससे उबरने के लिए कुछ देशों की मदद भी की है, यानी एफडीआई के माध्यम से कुछ देशों की उन्होंने मदद भी करी है। एफडीआई करों के माध्यम से उत्पन्न राज्य द्वारा घरेलू देश की आय वृद्धि में मदद करता है, ठीक है, यानी कि कर यानी टैक्स हो गया अपना, ठीक है। यह देश की उत्पादकता को बढ़ाने में भूमिका निभाता है, उस देश में चीज़ें ज़्यादा आएंगी, ठीक है। और जो देश ऐसे देश जो दूसरे देशों में एफडीआई करते हैं, उन देश पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव मतलब पॉजिटिव बिल्कुल पड़ता है, उनका इफ़ेक्ट पॉजिटिव प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि उससे काफ़ी फ़ायदा है, आर्थिक विकास होगा, रोज़गार मिलेगा बंदों को, ठीक है। और हमारे यहाँ जो कंपनियाँ का मान लो वो फेमस हो जाती है तो उसका नाम भी होएगा। कंपनियाँ नए बाज़ारों के अवसरों के फलस्वरूप अधिक आय और लाभ उत्पन्न करती है, ठीक है। अधिक आय यानी कि तनख्वाह, पैसे और लाभ, फ़ायदा हो गया उसका बिल्कुल साफ साफ, ये सब चीज़ वो उत्पन्न करती है, ठीक है। इन बाज़ारों को बेहतर तकनीकी संसाधन की उपलब्धता के अवसर पर लाभ निर्यात के बाज़ार में खुलने से और अधिक होता है, यानी कि लाभ निर्यात बाज़ार क्या है, हम उसको भी कह सकते हैं, क्या नाम है, खुला बाज़ार यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। और यह भी देखा गया है कि दूसरे देशों में एफडीआई प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप जो प्राप्तकर्ता देश है, जो प्राप्त कर रहा है, ठीक है, उसके अपने यहाँ ब्याज दरों को निम्न स्तर पर रखने में मदद मिलती है, यानी कि उनके जो ब्याज वगैरह है वो भी कम स्तर पर रखने में मदद मिलती है, ठीक है। इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले में छोटे तथा मध्यम आकार के व्यापारिक उद्योग होते हैं, जो छोटे और मध्यम होते हैं, बीच के या छोटे, वो ज़्यादातर इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा एक देश में उच्च तकनीक और कुशलता का स्थानांतरण संभव हो सकता है। एफडीआई के द्वारा नए स्रोत तथा कार्यों को भी शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें नए स्रोत और नए काम भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है।
विकासशील देशों में पारराष्ट्रीय निगम के आने से नवीन उत्पादन, उसके अंदर एक उत्पादन भी नया है, जैसे कि चाइना का माल यहाँ बिक रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पर वो खैर अपने वहाँ से बिक रहा है माल, कोई चाइना कंपनी लगाती है यहाँ पे, फिर भारत में से बंदे माल खरीदें तो हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया का परिवेश होता है, जिससे इन देशों की उपलब्धता तथा कर्मचारियों में भी उन्नति होती है। जैसे कि बताया मैंने आपको, उसमें रोजगार जैसे मेट्रो में दिया गया था उसी तरीके से, ठीक है। तो कर्मचारी भी उसमें आएंगे। और वैश्वीकरण के युग में पारराष्ट्रीय निगम की वृद्धि ने विकास और सूचना और संचार तकनीकों को बढ़ाया है, ठीक है। वैश्वीकरण ने कैसे बढ़ाया ना, खुला व्यापार कर दिया, यानी कि अब रोक टोक नहीं है, कोई भी खुला व्यापार कर सकता है, किसी भी देश में आ जाएगा, ठीक है। तो यही वैश्वीकरण है हमारा। तथा इन तकनीकों को दोहरा प्रभाव है, यह आवश्यकताओं को बढ़ाती है। और आवश्यकता कैसे बढ़ी, जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ चीज़ बनाई है और वो अच्छा नहीं निकली, या फिर अच्छी निकली, तो मैं और भी डेवलप करना चाहूँगा उसको, और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाना चाहूँगा मैं उसको, और मैं चाहूँगा मेरा माल और देश तक जाए, पहले दिल्ली तक था, बाहर तक जाए और दूसरे देशों में भी जाए, ठीक है। तो यही सब चीज़ उसके अंदर शामिल की गई है। तथा वैश्वीकरण के लिए नए अवसरों को उपलब्ध कराती है, वैश्वीकरण के लिए बिल्कुल नए अवसर उत्पन्न कराती है, ठीक है। यह बिखरे हुए उत्पादन संजाल को एकत्रित करके, यानी कि एक जगह जोड़ करके सीमा पार संबंध को बनाने में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी कि उसके जाल को जो है उसको एक जगह करके और सीमा पार यानी खुला व्यापार की अपनी भूमिका जो है इस चीज़ में ये निभाता है, ठीक है। किसी देश की जनसंख्या उस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे, क्योंकि किसी देश की जनसंख्या कम होगी तो उससे क्या होगा कि जो भी इन्वेस्ट करेगा वो सोचेगा कि इस देश में जनसंख्या कम है, मुझे बंदे शायद कम मिले अपनी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये उसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो इसलिए बंदा सोचता है पहले, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, तो वो सोचता है पहले कि जहाँ ज़्यादा हो आबादी तो मेरे को ज़्यादा बंदे काम करने के लिए मिल सकते हैं। और जहाँ ज़्यादा आबादी होती है उसका एक फ़ायदा ये भी होता है इन्वेस्ट करने वालों का, हालांकि उनका नुकसान होता है जो वहाँ करते हैं काम। क्योंकि अगर ज़्यादा आबादी होएगी तो बहुत से बंदे ऐसे मिल जाते हैं जो मजबूरी में भी कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि 12-12 घंटे तक भी काम कर सकते हैं, 6-6, 8-8 हज़ार में भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी उसको बेनिफिट मिलता है। वैसे अगर वो कम बंदे होंगे तो बंदे भी अपना रेट ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, जो भी फैक्ट्री में काम करेगा या उद्योग में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी कि डेली की आय जिनकी अधिक है, उनके और उसके नागरिकों की अच्छी खर्च करने की क्षमता है, जो ज़्यादा खर्च करने का क्षमता रखता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी लाभ प्राप्त करना आसान होता है, या फिर निवेशक जो है उसके ऊपर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है ज़्यादा, ठीक है। पारराष्ट्रीय निगम योग्य गलत से आगे, गलती से आगे काट देता हूँ इसको। पारराष्ट्रीय निगम संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग द्वारा लाभ विशेषकर विकासशील देशों को पहुँचता है। तो निचोड़ इसका ये निकलता है कि इसका जो लाभ है विशेषकर वो विकासशील देश को पहुँचता है, जो पहले से ही विकसित है, जो पहले से ही अपना डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। विकासशील देश को पहुँचता है, सॉरी, जो अपना कर रहे हैं डेवलप आज भी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें वैश्विक उत्पादन नेटवर्क तथा वैश्वीकरण। तो देखिए ये क्वेश्चन तो इसमें आपका पारराष्ट्रीय निगम तो पक्का ही बनेगा, हर बार ये क्वेश्चन बना है, मैंने जब किया था मेरे में बना था क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन बन गया वैश्वीकरण उत्पादन नेटवर्क, ये वैसे बनेगा तो शायद 5 नंबर बन सकता है, और आप इसमें वैश्वीकरण का भी बना सकते हो। तो देखिए वैश्वीकरण की बढ़ती आवश्यकताओं के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन के संगठन में 3 अंतर संबंधित परिवर्तन आए हैं, ठीक है। यानी कि वैश्वीकरण की जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ती गई तो उसके जो आर्थिक संगठन के लेन देन में जो है ना, उनमें सिर्फ 3 परिवर्तन आए हैं जो मेन है बिल्कुल। तो प्रथम जो है उसमें वो है वैश्विक कार्यक्रम में वैश्विक उत्पादन नेटवर्क एक महत्वपूर्ण संगठन नवाचार है। यानी कि वैश्विक कार्यक्रम, वैश्विक यानी कि पूरे वर्ल्ड पे जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उसमें वैश्विक उत्पादन नेटवर्क एक महत्वपूर्ण संगठन नवाचार है। संजाल हमारा जाल होता है, ठीक है। उत्पादन नेटवर्क उसको कह रहे हैं जैसे कि बिजनेस लाइन वगैरह उस तरीके से कुछ, ठीक है, जो एक विशिष्ट उत्पादन तथा सेवा के उत्पादन, वितरण और उपभोग को सम्मिलित करता है, ठीक है।
एक वैश्विक उत्पादन नेटवर्क वह भी है जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के सीमाओं, राष्ट्रों के बाहर जुड़ाव तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय क्षेत्रों के विभिन्न भागों के माध्य एकीकरण को सूचित करता है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि क्या, बिल्कुल राष्ट्रीय के सीमाओं के बाहर जो जुड़ाव है, यानी कि एक देश से दूसरे देश का जो जुड़ाव है, ठीक है, उन जुड़ाव को और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय इन तीनों क्षेत्रों को जो है विभिन्न भागों से मध्य एकीकृत को सूचित करता है, उन सबको एक जगह जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो ये हमारा वैश्विक उत्पादन नेटवर्क कहा जा सकता है। ठीक है, वैश्विक उत्पादन नेटवर्क की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक वैश्वीकरण भी है। सबसे बड़ा हाल, सबसे सही बताऊं तो वैश्वीकरण का ही है। ठीक है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जोखिम तथा लागत में महत्वपूर्ण कमी और अंतर्राष्ट्रीय तरलता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। किस तरीके से? यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय से हमारा लेन देन हो रहा है और उसमें जितने भी लागत है उनमें महत्वपूर्ण कमी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय तरलता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यानी कि उनके जो रिश्ते थे या संबंध थे वो थोड़े नाजुक रहे हैं, अच्छे रहे हैं, यानी कि। ठीक है, फलस्वरूप वैश्विक निगमों ने इनका प्रारंभिक लाभ उठाया है। यह विदेशी संसाधन तथा क्षमताओं का बेहतर पहुंच को बढ़ाता है, यानी कि बेहतर पहुंच को बढ़ाता है। ठीक है, ये जो है हमारे विदेशी संसाधन को और क्षमताओं को, यानी उनके क्षमता को और उनको जो है दो देशों को उनकी आपस की पहुंच को काफ़ी बढ़ाता है। ठीक है, जो किसी कंपनी की अनुसंधानी कंपनी के लिए बहुत आवश्यक होता है, यानी कि दो देशों की पहुंच बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा पहचान बनाना भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसमें हमारा पूंजी बाजार की संरचना। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, मैंने फिलहाल ज़्यादा बड़ा नहीं करवाया है पर कई बार बन जाता है, और इसमें क्वेश्चन अकेला कभी नहीं बनता है, इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर जुड़ के आता है। ठीक है, तो पूंजी बाजार क्या है, पूंजी बाजार भी बताते हैं हम, और इसका ढांचा तथा कार्यक्रम, ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, तो पूंजी बाजार जो है वो भी अन्य साधारण बाजार की तरह ही है। साधारण बाजार जो है उसकी तरह ही पूंजी बाजार है। ठीक है, और साधारण बाजार तो आपको पता ही होगा, जहाँ से एक सरकार अथवा एक कंपनी अपने कार्यकलापों तथा दीर्घ अवधि के निवेश के लिए पैसा प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक है, विशेषकर जो कि एक निगम है कंपनी वगैरह। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, पूंजी बाजार। ठीक है, दीर्घ अवधि के लिए निवेश के लिए अपने संबंधित व्यापार को मान्यता प्राप्त करने के उपकरण के रूप में बड़ी मात्रा में पैसा प्राप्त करने वाले स्थान से है। यानी कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी थी उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा लिया जाता है, उनको भी पूंजी बाजार कहा जाता है। जहाँ कंपनियाँ और सरकार दीर्घ अवधि का कोष प्राप्त करती हैं। ये कोष का शब्द जो है सा आ रहा है इसमें, ये 7 षटकोण वाला सा आएगा। इस कोष का मतलब होता है डिक्शनरी, और वो 7 षटकोण अगर आ जाता है तो उसका मतलब होता है आपका बैंक, यानी कि पैसा रखने वाली जगह। ठीक है, तो ये गलत लिखा गया है इसमें, आप 7 षटकोण कर लीजिएगा इसको। मैं फ़िलहाल कंप्यूटर पे हूँ तो इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं है। ठीक है, अवधि का कोष प्राप्त कर सकती है। यह वह बाजार है जहाँ पैसा 1 वर्ष से अधिक अवधि हेतु प्राप्त किया जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, इसमें भी हम पैसा लगा सकते हैं और इसमें 1 वर्ष से अधिक पैसा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और पूंजी बाजार में शेयर बाजार तथा ये बंद है, यहाँ बॉन्ड आएगा, इसको काट दीजिएगा बंद को। ठीक है, बॉन्ड का बाजार भी शामिल है, यानी कि जो है हमारा बाजार पूंजी बाजार, इसमें हम बॉन्ड का बाजार भी शामिल रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा बॉन्ड ले रखे हैं, जैसे कि मैंने शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो उन बाज़ारों को भी हम कह सकते हैं पूंजी बाजार, क्योंकि पूंजी का मतलब क्या, पैसा से रिलेटेड बाजार, यानी कि जिसमें हम ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं, तो उनको पूंजी बाजार कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में आपको ये कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है कि हम बॉन्ड खरीद कर रखते हैं और इसको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर हमारा पैसा खर्च नहीं होता है, और जब रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो हम और विदेशी कंपनियों को हम अपने बॉन्ड बेच सकते हैं, जिससे हमारे पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अधिक मात्रा में पैसे मिलते हैं बॉन्ड से। ठीक है, तो पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रथम बाजार क्या है, प्राथमिक बाजार वह है जहां नए बॉन्ड और शेयर जारी किए जाते हैं। नए शेयर
और बॉन्ड जारी किए जाते हैं तथा निवेशकों को बेचे जाते हैं। निवेशक के जो खरीदार है उसको हम सीधा सीधा बेचते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार हो गया इसका। और दूसरा प्रकार है कि दूसरा बाजार में है, दूसरा प्रकार इसका बाजार में है जहां उपस्थित प्रतिभूतियों का विक्रय होता है। क्रय विक्रय अपना पहला पढ़ा होगा काफ़ी बार, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का विक्रय होता है तथा एक निवेशक से दूसरे निवेशक को सामान्यतः विनिमय किया जाता है। प्राथमिक बाजार के द्वारा नए शेयर तथा बॉन्ड जारी कर नई पूंजी प्राप्त की जाती है, ठीक है। यानी कि जो प्राथमिक बाजार है हमारा, ये इसका पहला भाग, उसी को थोड़ा जोड़ के करवाया गया है इसको भी। प्राथमिक बाजारों के द्वारा नए शेयर तथा बॉन्ड जारी कर नई पूंजी प्राप्त की जाती है। जैसे मैंने पहले बॉन्ड खरीदा, कुछ टाइम रखा या फिर किसी और को बेच दिया या फिर विदेशी कंपनी को बेच दिया, तो उससे मेरे को पैसे का मुनाफा ज़्यादा हुआ, डबल हुआ, और उसके बाद मैंने नया बॉन्ड खरीदा, नया शेयर खरीदा और उसको फिर बेचा, तो इससे पूंजी काफ़ी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो पूंजी बाजार के साथियों में मुख्यतः वे आते हैं जिनके पास, ये बिल्कुल सही लिखा है, देखिए कोष की अधिक्य अथवा कमी है, ठीक है। कोष मतलब यानी पैसा की कमी है इनके पास, ठीक है। वो सब भी आ सकते हैं इनमें, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा कमाया जा सकता है। वैसे जिनके पास मुद्रा अधिक है वो भी पूंजी बाजार में निवेश करते हैं, ठीक है। पूंजी बाजार में निवेश द्वारा अपने निवेश पर उच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो यानी कि अपने पैसा इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा लाभ करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वैसे लोग जिनके पास कोष की कमी है अपने स्टॉक और बॉन्ड को बेचकर पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करने की आशा करते हैं। यह दोनों प्रकार की पूंजी बाजार को गतिशील रखता है, ठीक है। इसमें गरीब और अमीर दोनों आ सकते हैं, पर इसका कुछ शायद सिस्टम है जो मुझे तो पता नहीं है फ़िलहाल कि क्या क्या कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। पर हाँ, मेरे कुछ दोस्तों उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो पूंजी बाजार गतिशील लगती है, यानी अमीर और गरीब दोनों इसमें आ सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है कि गरीब नहीं इन्वेस्ट कर सकता, पर शायद ज़्यादा ही गरीब के लोग कुछ दिक्कत हो सकती है इन्वेस्ट करने में, उससे पैसा ही ना हो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो पूंजी बाजार पूंजी को उत्पादन कार्यों में प्रयोग करने के लिए आवश्यक आर्थिक क्रिया करता है। बचतकर्ता जो है वो पूंजी बाजार में शेयर तथा बॉन्ड के माध्यम से अपने पैसों का निवेश करता है। लेनदार जो होता है बचत तथा है, कथा लिख दिया सॉरी, तो तथा कर लीजिए आप इसको। लेनदार बचत तथा द्वारा पूंजी में निवेश किए गए पैसों को उधार लेता है। जैसे मैं पैसे दे रहा हूँ, बॉन्ड वगैरह खरीद रहा हूँ, और आपको पैसे उधार चाहिए तो आप इससे पैसे भी उधार ले सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में शेयर के व्यापार का सबसे अच्छा उदाहरण विदेशी बॉन्ड है। यानी कि विदेशी बॉन्ड हम खरीदते हैं तो ये इसका अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा होता है, मैंने बताया था कि पहले विदेशी बॉन्ड में बेचे जा सकते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के कुछ प्रसिद्ध शेयरों में, यानी कि इनकी जो बॉन्ड हैं उनमें कुछ प्रसिद्ध जो है वो है हमारे यूरो बॉन्ड, अमेरिकी जेडीआर, अमेरिकी मुद्रा है कोई जिसे जेडीआर कहा जाता है, ठीक है। यूरो बॉन्ड ऐसी ही एक मुद्रा का प्रभुत्व रखने वाला बॉन्ड है, यानी कि यूरो बॉन्ड जो है इसके ऊपर काफ़ी अपना दबाव बना रखता है, ठीक है, ठीक है। जो किसी विदेश में उसी मुद्रा में भेजा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं किसी देश में निवेश करता हूँ, मेरे पैसे वहाँ जाकर चेंज करवाने पड़ते हैं, ठीक है। पर इसमें ऐसा चेंज का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसमें ऐसा है जैसे कि देखिए, जापानी येन को फ्रांस में बेचा जाता है, यानी कि उदाहरण दे रखा है इसमें कि अगर जापान से कोई इसमें पूंजी बाजार में इन्वेस्ट करता है तो उसके यहाँ पर जो येन है, जापानी येन एक पैसा है, ठीक है, तो उसको हम फ्रांस में भी जाकर बेच सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है केंद्रीय बैंक और बड़े निगम, केंद्रीय बैंक, बड़े निगम और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य सरकारी एजेंसियां जो हैं शामिल हैं, जो कि इन सबको कार्य करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सी बचा है वैसे। और देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है हमारा अपतटीय बैंकिंग। इसको देखो 3 नाम से बुलाया जाता है, अपतटीय बैंकिंग, तत्पर्य बैंकिंग या विदेशी बैंकिंग। ये क्वेश्चन हमारा कई बार बनता है, ठीक है, 10 नंबर में बन जाता है कई बार क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया है आपको, ठीक है। तो देखिए अपतटीय बैंकिंग शब्द जो है बैंकों के द्वारा अपने गृह देशों के बाद अपने विदेशी कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापार को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि
इसको मैं तत्पर्य बैंकिंग कहना चाहूँगा या विदेशी बैंक। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इसको विदेशी बैंक लेते हैं, तो जिससे थोड़ी आसानी लगे सुनने में भी और समझने में भी। ठीक है, तत्पर्य बैंक शब्द जो है वो बैंकों के द्वारा, यानी बैंक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अपने गृह देशों के बाद, अपने जो देश के बैंक हैं उसके बाद में अपने विदेशी कार्यक्रम के माध्यम से व्यापार को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अपने जो देश हैं उसका बैंकों को अलग रख के और विदेश की जो कार्य हैं उनके माध्यम से, ठीक है, अब और व्यापार को परिभाषित करता है, यानी व्यापार करता है, उसको हम विदेशी बैंक या फिर तत्पर्य बैंक कह सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी कोई परिभाषा तो नहीं है, पर इसको हम कह सकते हैं परिभाषा भी। ठीक है, तो विदेशी बैंकिंग को जो अन्य देश के बैंक है, ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको, तो मैं इसको अपठित बैंकिंग की जगह विदेशी बैंकिंग पढ़ता हूँ तो अच्छा लगेगा, जल्दी, ठीक है, समझ में आएगा। तो विदेशी बैंकों में जमाकर्ता जो मैं जैसे जमा कर रहा हूँ बैंक में पैसे, तो मैं जमा करता हुआ तो निम्न कर यानी कि कम से कम टैक्स तथा ग्राहक को पूर्ण लाभ प्रदान करने का आश्वासन देता है। ठीक है, क्या विदेशी बैंकिंग। ठीक है, कि मैं अगर पैसे जमा करता हूँ तो मेरे को तो टैक्स कम देना होगा और बैंक मेरे को ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके देगा, कुछ परसेंट बैंक देता है जैसे हमको। ठीक है, और इसका लाभ वह कस्टमर को देता है। ठीक है, विदेशी बैंकिंग जमाकर्ता निवेश वाले स्थान से बाहर का स्थान का बैंक होता है। ठीक है, जमाकर्ता निवेश वाले स्थान से बाहर का बैंक होता है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐसे पैसे हम, तो हम अपने विदेश में भी खुलवा सकते हैं खाते, और इंडिया में रहते हुए भी काफ़ी लोगों ने खुलवा रखे भी हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो जो है बैंक हमारा निजी होता है और किसी को बताता नहीं है बैंक की इसका भी खाता खुला हुआ है इंडिया में, अब ये चीज़ है। ठीक है, ये उनके कानून के खिलाफ होता है, उल्लंघन करना होता है कानून का। ठीक है, तो विदेशी बैंक ऐसी जवाब के रूप में नामांकित किया जाता है, ऐसे की जगह ऐसा होगा, ऐसे जवाब के रूप में नामांकित किया जाता है जो बैंक की अवस्थिति वाले देश के विभिन्न मुद्रा में होता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा जमाव की सामान्यतः यूरो मुद्रा आती है। नॉर्मल सी इनमें बात है कि जो विदेशी बैंक का मुद्रा आती है, वो पैसे आते हैं, वो सीधी सीधी आती है हमारी यूरो मुद्रा। ठीक है, यूरो सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ तक यूरो सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट पे शायद डॉलर है। ठीक है, तो विदेशी बैंक कुछ विशिष्ट सेवा जैसे उच्चतर निजी, जैसे कि मैं बताया था आपको, प्राइवेसी, निजी तथा बैंक गोपनीयता का लाभ देती है। वो किसी को बताती नहीं है कि किसका खाता किसमें खुला हुआ है, कौन से देश से खुला हुआ है। ठीक है, बैंक विदेशों में स्थित एजेंसियों कार्यालयों के माध्यम से विदेशी व्यापार कर सकते हैं, वो अपना व्यापार चलाते हैं और जो इन्वेस्ट करता है उसको भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है। जो कर्ज तथा स्थानीय कोष को सबके सब इतने फैलने वाले व्यवस्था करते हैं। ये लाइन शायद गलत हो गई, सबके सब टैपिंग उसमें लिखने में शायद उसमें कुछ गलती हो गई है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रही क्या लाइन थी। चलो कोई बात नहीं, इस लाइन को छोड़ दीजिए। ठीक है, बैंकों की विदेशी शाखाएं, बैंक की जो है विदेशी शाखाएं होती हैं वो अनेक बैंक में होती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित व्यवहारों के लिए विदेशों में अपनी प्रतिनिधि बैंक पर निर्भर है। कुछ बैंकों ने अपनी शाखाएं स्थापित कर ली हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी बैंक अपनी शाखाएं आज भी स्थापित करती जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा रही है आज भी। ठीक है, ऐसे बैंकों को जिनकी पूंजी स्टॉक 10 लाख डॉलर से अधिक है। ठीक है, इसमें किताब में कहीं नहीं दे रखा कि ये वर्ष की है या फिर महीने की है, पर 10 लाख डॉलर से अधिक है। विदेशी बैंकों में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुमति देता है, शायद साल की होगी, यानी कि जिसकी होगी 10 लाख डॉलर से अधिक इनकम है वो विदेशी बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, पर इसमें एक रूल बना 1916 में, जिसमें एक संशोधन किया गया। ठीक है, उसमें यह सुविधा दी गई कि कोई भी नेशनल बैंक विदेशों में अपनी सहायता बैंकिंग कंपनी तथा कंपनियां स्थापित कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है यानी कि। ठीक है, किंतु उसमें अपनी पूंजी स्टॉक का 10% से अधिक विनियोग नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ भी 10% है बिल्कुल, और जो है हमारा स्टेट बैंक के लिए भी यही प्रावधान है, चाहे वो स्टेट बैंक का हो या फिर आपका क्या नाम था नेशनल बैंक का हो या स्टेट का हो। ठीक है, तो उनके लिए भी यही प्रावधान है। ठीक है, और विदेशी बैंक में हमारा आ सकता है एक अमेरिकी बैंक। वीडियो काफ़ी लंबी खिंचती जा रही है फ्रेंड्स,
चलो जल्दी ख़त्म होने वाली है फ़िलहाल। तो देखिए इसमें एक है हमारा अमेरिकी बैंक। तो अमेरिका के व्यापारिक बैंकों में विदेशों में अपनी शाखा खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी कि अमेरिका के जो व्यापारी हैं वो विदेशों में अपने बैंक खोलने की, उनके अपने बैंक दूसरे देशों में खोलने की काफ़ी हो रहा है, काफ़ी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, अमेरिका बैंकों ने विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में अपनी शाखा स्थापित कर रखी हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इन बैंकों ने विशेष तौर पर यूरोप व लैटिन अमेरिका में अपनी शाखाएं स्थापित किए हैं या फिर कर रखी हैं। ठीक है, वैसे तो काफ़ी जगह हैं पर विशेष तौर पर यूरोप और लैटिन अमेरिका को कहा जा सकता है। ठीक है, सन 1960 से 1970 के दशक के मध्य अमेरिका के बैंकों द्वारा विदेशों में शाखाएं स्थापित करने के कार्य में पर्याप्त विकास हुआ। इस चीज़ का विकास हुआ सन 60 से लेकर 1970 तक। अब यह सन कैसे याद रखना है आपको, 1960। तो जैसा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि तेल संकट और काफ़ी आर्थिक मंदी आ गई थी, तो हमारी 1960 में ही आई थी वो। ठीक है, तो उससे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, विदेशी शाखा स्थापित करने के कार्य में पर्याप्त विकास हुआ। इन विकास के अनेक कारण हैं। नंबर 1 कारण क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर का रिजर्व करेंसी के रूप में विकास, यानी कि अमेरिका जो है डॉलर रिजर्व करेंसी के रूप में, डॉलर का उसका काफ़ी विकास हो गया ना, तो वो चीज़ें भी है। ठीक है, और नंबर 2 है अमेरिकन व्यापारिक निगम का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास। ठीक है, ये हमारा नंबर 2 है। अमेरिकन व्यापारिक जो है उनका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। और नंबर 3 है यूरो डॉलर का बढ़ता हुआ उपयोग। यूरो डॉलर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चले गया। ठीक है, और इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। और विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक बैंकों में प्रथम नंबर पर जो है बैंक ऑफ अमेरिका है। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका ये सबसे नंबर 1 पे है। और हम इसमें भी लिख सकते हैं जापान की विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंक, विनिमय काट भी सकते हैं, विदेशी बैंक भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, जापान में केवल एक ही विदेशी विनिमय बैंक है जिसकी स्थापना विदेशी विनिमय बैंक कानून 1954 के अंतर्गत की गई थी। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ टोक्यो। तो सिंपल सा नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएगा एक बार पढ़ने के बाद ही। ठीक है, बैंक ऑफ टोक्यो का प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी टोक्यो में है, यानी कि टोक्यो के अंदर है, सीधा सीधा टोक्यो है, टोक्यो याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, और इसके सहयोगी बैंक कौन से हैं, इंटरनेशनल बैंक ऑफ ईरान एंड जापान। इस बैंक में विदेशी मुद्रा में प्राय सरकारी निक्षेप रखे जाते हैं। ठीक है, इसे विदेशों में भी कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, इस बैंक को जो है विदेशों में कार्य करने का, स्थापित करने का अधिकार है। इसे जापान में ऐसे स्थानों पर कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है जो विदेशी व्यापार और विनिमय कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और जापान के विदेशी बैंक, ठीक है, तो जापान में सन 1970 से 80 जापान में 1970 में 18 विदेशी बैंक कार्य कर रहे थे, 18। ठीक है, इन बैंकों के प्रधान जो है वो एक ही देश में होते हैं, बाकी सबके भी एक ही देश में होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने परराष्ट्रीय निगम पड़ा था कंपनियों का, ऐसी ये चीज़ है। ठीक है, किंतु उनके कार्यालय व शाखाएं जापान में हैं, किंतु उनके कार्यालय व शाखाएं जो है वो जापान में हैं। इन विदेशी बैंकों को जापान में बैंक कानून यानी कि द बैंक लॉ के अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ता है, बैंक जापान के लिए विशेष तौर पे। ठीक है, यह बैंक जापान के अन्य बैंकों की तरह येन में निक्षेप कर सकता है, येन मुद्रा है। ठीक है, और येन में कर्ज भी देता है, यानी कि जैसे डॉलर यूरो है ऐसी येन है। ठीक है, उसमें कर्ज भी देता है। और वैसे तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है, यूरो मुद्रा का क्वेश्चन फ्री में आपको बता देता हूँ। यूरो मुद्रा तथा यूरो मुद्रा का व्यापार। ठीक है, यूरो यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्यीय राष्ट्रों में से 16 सदस्यीय राष्ट्रों की मुद्रा है। आप समझ सकते हैं कि यूरो कितना फेमस है, 27 में से 16 की है, पर डॉलर जो है वो ज़्यादा फेमस है इससे भी। ठीक है, यूरो सेकंड नंबर पर आता है। इन देशों को सम्मिलित रूप में यूरो क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जो इन देश के अंदर 16 देश शामिल हैं तो उनको हम यूरो क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, और 5 देश और भी हैं जो बिना औपचारिक समझौते के
इसके साथ इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना समझौते के इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, यूरो। फलस्वरूप उससे क्या होता है कि रोज़ लगभग 32 करोड़ 70 लाख यूरोपियन द्वारा उसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 175 से अधिक देश दुनिया भर में इस मुद्रा से जुड़ी मुद्रा का उपयोग करते हैं। डेली की बात कर रहा है, 175 से अधिक देश दुनिया भर में इस मुद्रा से जुड़ी मुद्रा का उपयोग करते हैं, ठीक है। 175 से अधिक दुनिया भर में देश, इतनी फेमस है यूरो, ठीक है। अमेरिकी डॉलर के बाद यूरोप की मुद्रा है, ठीक है। अमेरिकी डॉलर सबसे ऊपर है, उसके बाद यूरोप की मुद्रा आती है, तथा दूसरी सर्वाधिक व्यापारिक मुद्रा भी है, यानी कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा व्यापारिक मार्ग में यूज़ होने वाली मुद्रा भी है, ठीक है। 16 दिसंबर 1995 को इसका नाम यूरो अपनाया गया, ठीक है। पहले शायद कुछ और नाम होगा, मुझे पहले का नाम नहीं पता इसका, ठीक है। व्यवस्था में यूरो क्षेत्र के सभी देशों के केंद्रीय बैंक सम्मिलित हैं, इसके क्षेत्र में सभी बैंक शामिल हैं, और तथा यूरो मुद्रा व्यापार का प्रसार विशाल के वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार हो गया है, ठीक है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती हुई मात्रा के फलस्वरूप 1950 के दशक में यूरो डॉलर का जन्म हुआ। तो देखिए 1950 में इसका जन्म हुआ और 1995 में इसको नाम यूरो दिया गया, ठीक है। यूरोपीय उद्यम डॉलर को खरीदने तथा उसे बचाए रखने की इच्छा रखते हुए कुछ मामलों में अमेरिका में स्थित बैंक इन बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। यूरो क्षेत्र विश्व की दूसरी विशालतम अर्थव्यवस्था है। किसकी? विश्व की, पूरे वर्ल्ड की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यूरो क्षेत्र जो है। और यूरो में सिक्के तथा नोट, मैं आपको इसकी एक फ़ोटो भी दिखा दूंगा बाद में, यूरो के नोट कैसे होते हैं यूरो के, ठीक है। इंग्लिश में EURO स्पेलिंग होती है इसकी, ठीक है। तो यूरो के जो नोट तथा सिक्के हैं, यूरो 10 सेंट्स में विभाजित है, जिन्हें यूरो सेंट्स भी कहा जाता है। सभी पिछले सिक्कों का एक और समान रूप से मुद्रा का मूल्य तथा लिख दिया, सॉरी, एक तथा है, तथा पृष्ठभूमि में नक्शा अंकित होते हैं, जैसे कि हमारे नोट में लिखा होता है, नक्शे जो भी गांधी जी छपे होते हैं उसी तरीके से है। तो सिक्के के दूसरी ओर जारी करने वाले राज्य का अपना चुना हुआ राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जैसा हमारे अशोक चक्र लगा हुआ है, अशोक स्तंभ, ठीक है, तो उसी तरीके से है। अन्य सभी राष्ट्रीय राज्यों द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। और यूरो नोट की बात आती है, तो यूरो नोट पर देखिए दोनों समान डिजाइन बने हुए होते हैं, प्रत्येक नोट का अपना अलग रंग होता है, जैसे कि हमारे 10-5 सबका अलग अलग नोट का रंग है, तो ये कॉमन सी बात है, इसको हम बना के भी लिख सकते हैं। मुख्य पृष्ठ पर खिड़कियां प्रवेश कथा तथा पिछले हिस्से पर पुल प्रदर्शित है, ठीक है। उपयोग क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ अन्य छोटे यूरोपियन राज्यों का भी यह एकमात्र मुद्रा है, ठीक है, छोटे राज्यों की भी एकमात्र मुद्रा है, और इसका प्रयोग जो है छोटे बड़े सबको मिला के तो कुछ नहीं तो 32 करोड़ 70 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और थोड़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे हिसाब से 40 मिनट की वीडियो हो गई लगभग, और इतनी मेहनत करिए, फिलहाल कम से कम एक लाइक तो दीजिए, और जल्दी ही मैं आपको थर्ड चैप्टर की वीडियो दे दूंगा। थर्ड चैप्टर की वीडियो इतनी बड़ी नहीं होने वाली, और उसकी मैंने लगभग तैयारी कर ली है, और काफ़ी आसान चैप्टर है, इसमें थोड़ी फिर भी दिक्कत थी हमको, पर ऐसे कोई बात नहीं है कि हार्ड है या नहीं हो सकता, थोड़ा पढ़िए इसको, और इसमें आप कुछ लाइन बना के भी कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। ओके, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।